लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में गजा में फैली भुखमरी को एक नैतिक संकट बताया गया है। ये लेख साफ शब्दों में कहता है कि गजा के 2 करोड़ लोगों को पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा है और हाल ही में कम से कम 16 बच्चों की मौत भूख से जुड़ी वजहों से हो चुकी है। ये सिर्फ मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि उन सभी की नैतिक परीक्षा है जिनके पास इसे रोकने की ताकत है। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इजराइल की है, क्योंकि वो न केवल गजा की सीमाओं को नियंत्रित करता है, बल्कि मदद पहुंचाने में भी बाधा बन रहा है। लेख इस बात को स्वीकार करता है कि हमास भी इस संकट को और बढ़ा रहा है, लेकिन केंद्र में ये सवाल है कि युद्ध की रणनीति के बीच आम लोगों की जिंदगी क्यों तबाह हो रही है। इजराइल की मौजूदा सहायता वितरण प्रणाली पहले की तुलना में बेहद नाकाम रही है। जहां पहले 400 से ज्यादा वितरण केंद्र थे, अब सिर्फ 4 बचे हैं और वहां भी अफरा तफरी और हिंसा में लोगों की जान जा रही है। लेख इस विफलता के सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराता है, खासकर उनकी सरकार में मौजूद धुर दक्षिणपंथियों की सोच को, जो मानवीय मदद को भी सुरक्षा जोखिम मानते हैं। लेख बताता है कि इस संकट का समाधान सिर्फ युद्ध विराम और नई राजनीतिक व्यवस्था से ही संभव है, लेकिन जब तक वो नहीं होता, तब तक लोगों को खाना चाहिए। ये कहना कि हमास मदद चुरा लेता है कोई ठोस बहाना नहीं बनता। अगर चोरी रोकी जानी है तो सबसे अच्छा तरीका है कि खाने की उपलब्धता इतनी कर दी जाए कि वो लूट या व्यापार का साधन ना बने। लेख इस बात पर जोर देता है कि न सिर्फ इजराइल, बल्कि अमेरिका, अरब देश और वैश्विक समुदाय को भी सक्रिय होकर भूख से तड़पते गजा के लोगों के लिए आगे आना चाहिए। युद्ध अपनी जगह है, लेकिन भूख से मरते बच्चों को बचाना एक साझा मानवीय जिम्मेदारी है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में पेरू की संसद द्वारा पारित एक नए आमनस्टी कानून को लेकर गहरी चिंता जताई गई है, जो 1980 से 2000 के बीच हुए भीषण गृह युद्ध के दौरान मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपी सैन्य और पुलिस अधिकारियों को माफी देने की दिशा में बढ़ रहा है। लेख के केंद्र में ओकोमार्का गांव में 1985 में हुए नरसंहार की भयावह यादें हैं, जहां सेना ने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों समेत 62 ग्रामीणों को जिंदा जला दिया था। 14 वर्षीय फ्रांसिस्को ओचो ने उस दिन अपनी मां, बहन और भाई को खोया और अब करीब 40 साल बाद उन्हें डर है कि संसद का ये फैसला न्याय को एक बार फिर उनसे छीन लेगा। लेख बताता है कि इस प्रस्तावित कानून के लागू होने से 156 दोष सिद्ध मामलों और 600 से ज्यादा अधिक चल रही जांचों पर रोक लग सकती है। ये सिर्फ अतीत के जख्मों को हरा नहीं करता, बल्कि पीड़ितों और उनके परिवारों की दशकों की न्यायिक लड़ाई को निरर्थक बना देता है। मानवाधिकार समूहों, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों और पीड़ित समुदायों ने इसे पेरू के अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का उल्लंघन और एक नैतिक और संवैधानिक संकट करार दिया है। इस लेख के जरिए अल जजीरा ये सवाल उठाना चाहता है कि क्या इस तरह के कानूनों से राष्ट्रवाद के नाम पर अत्याचारों को भुला देना जायज है? क्या उन लोगों को सिर्फ इसलिए माफ कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, भले ही इसके लिए निर्दोष लोगों की बलि दे दी गई हो? लेख ये भी दिखाता है कि कैसे नई नई विधायिकाएं, जैसे एंटी एनजीओ लॉ, न्याय की प्रक्रिया को और सीमित करती जा रही हैं। लेख की मूल चिंता यही है कि जब तक राज्य अपने अतीत की क्रूरताओं को स्वीकार नहीं करता, पीड़ितों को इंसाफ और मान्यता नहीं मिलती। जब तक कोई भी समाज सच्चे अर्थों में आगे नहीं बढ़ सकता। लेख सत्ता और सैनिकों की जवाबदेही, ऐतिहासिक सच्चाई की स्वीकार्यता और न्याय की जरूरत जैसे बुनियादी सिद्धांतों की वकालत करता है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में लेखिका एमा ब्रॉक्स बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम और मोबाइल फोन की लत को लेकर चिंता जताती हैं और इसके समाधान के तौर पर एक बेहद दिलचस्प और पुराना तरीका सामने लाती हैं, लैंडलाइन फोन। लेख में अमेरिका के मेन राज्य के कुछ माता पिता के उस प्रयोग का जिक्र है, जिसमें उन्होंने 10 साल के बच्चों को स्मार्टफोन देने के बजाय घर में दोबारा लैंडलाइन लगवा दिया। फिर उनके दोस्तों के माता पिता ने भी यही किया और एक तरह की रेट्रो बबल बन गई। लेख बताता है कि कैसे दीवार से जुड़ा हुआ ये साधारण सा फोन बच्चों की बातचीत में एक तरह की पारदर्शिता और स्वस्थ सामाजिक व्यवहार को वापस लाता है।
जैसे घर के बीच में बात करना, नंबर याद रखना, फोन उठाकर ये जानना कि दूसरी तरफ कौन है, और बातचीत के दौरान सिर्फ बात करना, ना कि स्क्रीन पर स्क्रॉल करना। इस लेख का असली मर्म यही है कि टेक्नोलॉजी में पीछे लौटना हमेशा पिछड़ापन नहीं होता। कभी कभी पुराने तरीके ही बच्चों को ज्यादा सुरक्षित, सामाजिक और मानसिक रूप से संतुलित बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं। स्मार्टफोन ने जहां बच्चों को उनके कमरों में अकेला कर दिया है, वहीं लैंडलाइन उन्हें दोबारा परिवार और घर की सामूहिकता से जोड़ता है। लेख हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर बात कहता है। बच्चों को तकनीक से जोड़ना जरूरी है, लेकिन उन्हें उससे बचाना भी उतना ही जरूरी है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी को लेकर गहरी चिंता जताई गई है और इसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती सांप्रदायिक निगरानी और दमन का हिस्सा बताया गया है। लेख का मकसद ये दिखाना है कि कैसे धर्मांतरण और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोपों का इस्तेमाल कर धार्मिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, भले ही बाद में तथ्य कुछ और कहें। संपादकीय में साफ कहा गया है कि ननों को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो 3 आदिवासी लड़कियों को नौकरी के लिए कॉन्वेंट स्कूल ले जा रही थी और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने उन पर धर्मांतरण का शक जताकर शिकायत दर्ज करा दी। बाद में लड़कियों के परिजनों ने भी साफ कह दिया कि वो अपनी मर्जी से जा रही थी और कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन तब तक कार्रवाई हो चुकी थी। लेख संदर्भ में ये दिखाता है कि कैसे देश के कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, जिनका असल मकसद जबरदस्ती या धोखे से धर्म बदलवाने का रोकना था, लेकिन अब उनका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को डराने और अंतर धार्मिक संबंधों को अपराध ठहराने में हो रहा है, खासकर आदिवासी इलाकों में जहां ईसाई मिशनरियां काम करती हैं। वहां ये मुद्दा और संवेदनशील हो गया है क्योंकि हिंदुत्व समर्थन संगठन अब आदिवासियों को हिंदू परंपरा में वापस लाने की मुहिम चला रहे हैं, जिससे तनाव और बढ़ रहा है। संपादकीय का मूल संदेश यही है कि भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म मानने और प्रचार करने की आजादी देता है, और अगर राज्य सत्ता या पुलिस इस अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो ये सिर्फ एक नन या समुदाय का मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का सवाल बन जाता है। सरकारों को चाहिए कि वो धर्म और पहचान के मुद्दों पर राजनीति करने की बजाय लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों जैसे शिक्षा, रोजगार और कल्याण पर ध्यान दें। द प्रिंट में प्रकाशित लेख में वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबलों पर एक तीखा और जरूरी सवाल उठाते हैं। जब पाकिस्तान भारत में आतंक फैला रहा है, हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, तब क्या उसके साथ क्रिकेट खेलना सिर्फ एक खेल भर है या फिर से एक नैतिक समझौता है? लेख में वो हालिया वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में कुछ पूर्व भारतीय क्रिकेटरों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार का जिक्र करते हैं और पूछते हैं, अगर वहां बहिष्कार संभव था तो एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में क्यों नहीं? लेख के केंद्र में ये बात है कि भारत पाक क्रिकेट अब खेल नहीं, बड़ा कारोबार बन चुका है। टूर्नामेंट के आयोजक, टीवी चैनल, स्पॉन्सर, सबको भारत और पाकिस्तान के बीच खेल से करोड़ों कमाने हैं। ऐसे में खेल को राजनीति से दूर रखो जैसे जुमले सिर्फ बहाना लगते हैं। लेखक साफ कहते हैं कि जब दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद के खिलाफ भारत ने दशकों तक खेल बहिष्कार किया, तो आज आतंक फैला रहे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को कैसे जायज ठहराया जा सकता है। वो ये भी याद दिलाते हैं कि जब भारत पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर आतंकवादी देश घोषित कराने की कोशिश करता है, तब खुद उसके साथ क्रिकेट खेलना अपने ही तर्क को कमजोर करना है। ये सिर्फ 2 देशों की सरकारों की बात नहीं है। पाकिस्तान की जनता और मीडिया भी भारत विरोधी भावनाओं से भरे रहते हैं। इसलिए जनता से जनता की दोस्ती जैसी बातें खोखली लगती हैं। आखिर में लेखक कहते हैं, ये बहस किसी आदर्शवाद की नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी की है। जब हमारे सैनिक मर रहे हैं, जब पाकिस्तान आतंक को खुला समर्थन दे रहा है, तब उसके साथ क्रिकेट खेलना सिर्फ खेल नहीं रह जाता, वो एक चुप्पी है, एक मौन सहमति, और ये सहमति सिर्फ पैसों की वजह से है। यही लेखक का सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम कुछ करोड़ों की कमाई के लिए अपनी नैतिकता गिरवी रख देंगे? आज का अखबार में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक,
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।